हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत लाजवाब टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डायनामिक्स काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं। इसको न्यूटोनियम भी बोलते हैं, न्यूटोनियम लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब किया था। तो बेसिक चीज़ें जो थी इसके रिलेटेड वो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरी तरह से कंप्लीट उसका इन्फॉर्मेशन दिया था, कब इसको डिराइव किया गया था, क्या इसके कॉन्सेप्ट थे, एवरीथिंग जो भी कुछ था इससे रिलेटेड वो हमने बताया था। आज सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे, बेसिक स्टडी हो चुकी है तो सीधे सीधे टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है, सिर्फ आपको एकेडमी पढ़ना है, ओनली एकेडमी पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को आधा देखने के बाद छोड़ सकते हो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे, अभी आप सोचोगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो मैथमेटिकली है ही नहीं है, या न्यूटन्स लॉ मैथमेटिक रिप्रेजेंट नहीं करता, तो फिर इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगेगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कोई फार्मूला नहीं है, तो बिना फार्मूला के न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे? तो वो चीज़ आपको अगर जानना है, उसको देखना है, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एकेडमी में आपको क्लास 9 to 12 की क्लास के अकॉर्डिंग करना है तो आप वीडियो को आधा ही देख लोगे तो काम आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और तब अगर कंप्लीट वीडियो आप देखते हो तो हम आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल यहाँ दे के जाएंगे। वो ऐसे एग्जाम्पल होंगे, ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे जो बहुत ही अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन होंगे, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसको, जिसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को सिंपली बार बार इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना लिखा जाएगा, समझ रहे हो? इतना लंबा कौन लिखेगा? सीधे इसको बोलते हैं NLM, बस NLM। आज हमको यही पढ़ना है, NLM पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें स्पेशली बात करेंगे किसकी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हम बात करेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसको समझिए। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, इट ऑलवेज बी इन रेस्ट और मोशन until no any external force act upon it। सीधे वर्ड में बात कर ले, अगर बाहरी कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर नहीं लगता है, तो बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। मतलब अगर एक वक्त की बात कर लें, एफ नेट इक्वल टू 0, बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो? 0 हो। एफ नेट मतलब समझते हो ना, उस पर लगने वाले सारे फोर्स क्या हो? 0 हो जाए। अगर नेट फोर्स 0 होगा बालक, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? 0। फिजिक्स कहती है बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आता और बिना एक्सेलरेशन के फोर्स नहीं होता। अगर कहीं पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, इसका मतलब फोर्स भी वर्क कर रहा है, और अगर कहीं फोर्स वर्क कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी वर्क कर रहा है। और अगर एफ नेट 0 है तो ए नेट भी 0 होगा। अभी थोड़ा सा दिखाएंगे, ये लो देख लो भाई। अभी यहीं पे एफ इक्वल टू क्या होता है? सेकंड लॉ है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। एफ की वैल्यू 0 पुट कर दो, एम इंटू ए इक्वल टू 0, राइट। मास कभी 0 होता नहीं है, किसी बॉडी का मास 0 नहीं होता, क्योंकि अगर मास है तो है 1 मिलीमीटर 1 ग्राम, कुछ भी तो होगा उसका मास, कुछ भी तो मास होगा। तो अगर मास होगा तो m की वैल्यू कभी भी 0 नहीं सकती, m नेवर भी 0। तो अब बचा क्या? m 0 नहीं होगा, और m इंटू ए की वैल्यू 0 है, m 0 है ये नहीं है, इसका मतलब क्या 0 होगा? ये शो करेगा कि a 0 होगा। तो ये छोटी सी बात थी कि अगर फोर्स 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, इसका मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या इसकी है? कांस्टेंट, अनस्टेट चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हमेशा लिख लें, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सीधी बात, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, आप कहोगे स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है? उसको भी हम दिखा देते हैं यहीं पर, आपको उसको भी हम दिखा देते हैं कि कैसे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो आपने पढ़ा है न्यूटन्स जो है
इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। यहाँ से आप पुट करिए v इक्वल टू यू प्लस ए की वैल्यू 0 इंटू टी, ये 0 हो गया, v इक्वल टू क्या हो गया u, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वही कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड है तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो कैसे कह सकते हो कि इसका स्टेट चेंज हुआ, स्टेट जो पहले था वही स्टेट कहाँ पर है, बाद में। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो बॉडी का नेट फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, और इस कंडीशन पर स्टेट चेंज नहीं होगा, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वही कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ, यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यही है व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट एंड मोशन इट ऑलवेज बी इन इट्स कंडीशन या इट्स पोजीशन इफ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। अगर कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है तो बॉडी की पोजीशन में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सीधी सी बात, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 मतलब स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर हम बात कर लें कि क्या कहना चाहता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अगर बॉडी मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी, मोशन में रहेगी। मतलब कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या करेगी, मूव। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। या फिर आप कह सकते हो कि स्पीड के बाद फिर क्या, डायरेक्शन में भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, डायरेक्शन भी इसका बदलेगा नहीं। सीधी सी बात है, अगर पोजीशन चेंज नहीं है, पोजीशन मतलब क्या कि दोनों लेके चला, हम इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में जाएगी, जिस स्पीड से थी उसी स्पीड से जाएगी। सीधी सी बात देख भाई, एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया आपने, ठीक है, और 5 ही न्यूटन का फोर्स आपने इधर से भी लगा दिया। नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट की वैल्यू बताओ, इसमें से कितना हो जाएगा, 5 इक्वल है, राइट, इक्वल अपोजिट है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो क्या इस बॉडी पर कोई फोर्स लगा, नहीं लगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो 0 हो गया। ये अपने ही फोर्स जो इसके पास अवेलेबल नहीं होगी उसी से ये अपना काम करेगा, तो ये मूव करेगा नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये बॉडी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रही थी, और हमने इसको 5 न्यूटन के फोर्स से आगे से रोका और 5 ही न्यूटन के फोर्स से पीछे से ढकेलना शुरू किया, पुश पुल दोनों कर रहे हैं हम कंप्लीट। तो अब क्या होगा, फिर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एज कंटिन्यू क्या करती जाएगी, मूव करती चली जाएगी। तो इसका मतलब यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा था वो नेट फोर्स क्या होगा, अगर 0 है, इफ द नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स मतलब क्या, कई सारे फोर्स, F1 F2 F3 कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक बात और कर लेते हैं हम, वो क्या है आपका, एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर और कर देते हैं। जैसे इस नेट फोर्स मतलब इस पर लगने वाला F1 F2 F3 वेक्टर फॉर्म में इसको कहते हैं, वो होता है, आप इसको इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम फोर्स। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, EQUI इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये भी अपने आप में क्या बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब आपको खास इतना बताना चाहते हैं कि वो बॉडी की जो जितने भी फोर्सेज हैं वो सारे के सारे फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। F1 F2 F3 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब उस बॉडी पर जितने भी फोर्स लगेंगे वेक्टर एनालिसिस करने के बाद, उनको जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसी को इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब एक और चीज़, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया।
लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की भी वही कंडीशन है जो किसी कंडीशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सेम तरीके से इनर्शिया भी कहती है इफ द नो एनी फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट्स कैनॉट चेंज इट्स ओन पोजीशन, अपनी पोजीशन को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। जैसे सीधी सी बात, बैठे हो तो बैठे ही रहोगे जब तक आप मस्कुलर फोर्स लगा करके खड़े ना हो जाओ। अगर आप चल रहे हो तब भी आप क्या करोगे, मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करके खुद को कंट्रोल करोगे। जैसे साइकिल चल रही है, साइकिल बिना ब्रेक मारे वो रुकने वाली नहीं है। तो ब्रेक क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, आपने लगाया। अभी बोलोगे सर अगर छोड़ दे तभी या कुछ देर बाद रुक जाती है, नहीं, वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके बाद। पंखा चल रहा है, स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तभी पंखा चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो किसी भी कंडीशन में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में जाएगी, वेस्ट जा रही है तो वेस्ट, जब तक कि कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट न करे। जैसे सीधी सी बात, एक बॉलर जो बॉलर क्रिकेट मैच में बॉलर होता है वो बॉल करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधे करता है। अब उसकी डायरेक्शन किधर करना है ये किस पर डिपेंड करता है, ये बैट्समैन तय करता है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करता है। अगर उसको लॉन्ग ऑफ पे 6 मारना, लॉन्ग ऑन पे 6 मारना, कवर ड्राइव मारना है, स्क्वायर कट मारना है, कुछ भी करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उस बॉल पे फोर्स लगाता है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब देखो अगर उसको लॉन्ग ऑफ पे छक्का मारना हो तो क्या वो कट मारेगा, कट का डायरेक्शन अलग हो जाएगा ना। अगर उसको स्लीपर जो स्लिप होती है स्लिप और कीपर के बीच से निकालना है तो वो एक परफेक्ट उसको एंगल देता है, इस एंगल से वो फोर्स उस पर लगाता है, वो उधर से निकलती है। जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते होगे, कैरम बोर्ड तो स्ट्राइकर को आप स्ट्राइक करते होगे तो जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना, बॉडी को जैसे मूव कराना है, बिल्कुल थोड़ा सा मूव कराना, ज़्यादा मूव कराना है, किस डायरेक्शन में मूव कराना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल आप चूज करते हो कि अगर इस एंगल से हम मारेंगे और स्ट्राइक जाकर के उससे इस एंगल से टकराएगा तो वो बॉडी क्या करेगी। खैर इतना कैलकुलेशन करते नहीं है, एक अनुमान लगाते हैं, बट वो रियलिटी यही है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करोगे तभी उसके डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी में, उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। सीधी सी बात, न्यूटन फर्स्ट लॉ में कुछ नहीं जानना है, नेट फोर्स 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है और बॉडी में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। चलिए बहुत अच्छी बात, जैसा हमने कहा था कि आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसका बस यही स्टेटमेंट होता है, इतना स्टेटमेंट होता है। अब हम आपको बता दें न्यूमेरिकल जो हम बात कर रहे थे कि इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल लगा देते हैं। चलिए देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक स्ट्रिंग से एक 2 kg मास का ऑब्जेक्ट को बांध के लटकाया गया और दूसरी स्ट्रिंग से 5 kg का मास है, 5 kg का मास है और हमसे कह रहा फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करिए इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे आ गया, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, नेट फोर्स 0 है, बॉडी अपनी सेम पोजीशन में रहेगी, कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें इसका FBD बनाना पड़ेगा, फ्री डायग्राम बॉडी जो हम लोग बनाते हैं, और इसको हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसको हम ड्रा करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आपको लिंक पे जाकर के वहाँ देख लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से उसको हम वही करते हैं। तो पहले तो हम इस पर क्या करें, इस पर फोर्स मार्क कर ले, कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए पहला चीज़ कि इस पर एक फोर्स स्ट्रिंग में लगेगा, यहाँ हमको फोर्स ड्रा करना है, टेंशन फोर्स ड्रा करना है। हमने बताया था छाता कॉन्सेप्ट आपको, फाइट कॉन्सेप्ट, जहाँ पर ड्रा करना वहाँ बैठ जाओ, सामने की तरफ देखो, तो ये आपका टेंशन लगेगा T, उतना ही टेंशन यहाँ भी लगेगा नीचे। यहाँ बैठ करके टेंशन ड्रा करो नीचे की तरफ, इसको T कह लेते हैं, इसको T1 कह लेते हैं। अब पूछो T1 क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग चेंज बताया हमने आपको है, व्हेन स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। यहाँ की बात कर लें, यहाँ पर अगर हमें दिखाना हो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, T1, राइट। चलिए एक चीज़ और आपको हम बता दें, अगर हम इसका FBD बनाएंगे, क्या बनाएंगे, FBD ऑफ कितने kg का बनाते हैं, 2 kg का बना लें, 2 kg का, ओके 2 kg यही है आपका 2 kg। इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर टेंशन लग रहा है T, ऊपर टेंशन क्या लग रहा है T, नीचे टेंशन क्या लग रहा है T1,
क्या कोई और फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसका मास की वजह से मास इनटू ग्रेविटी mg लग रहा है, यानी इसके नीचे एक और फोर्स लग रहा है, कितना? mg। कितना लग रहा है? mg। चलिए इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें क्या कंडीशन आती है इसमें है। अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा फोर्स है वो किसके बराबर है, और दूसरे वाले का देखें FBD आप किसका बना लें, दूसरे वाले का 5 kg का बना लें, तो उसको लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं FKG आप कितना 5 kg। बोला बाबू क्या बनेगा 5 kg पर क्या लगेगा, ये 5 kg, ये नीचे इसका मतलब 5g, सीधे सीधे लिख लें 5g नीचे लग रहा है, 5g ऊपर की तरफ कितना लग रहा है T1। देखिए इस पर तो सिर्फ एक ही ना, इसका मास mg नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है टेंशन T1, सिर्फ दो ही फोर्सेस पर लग रहे हैं। तो अगर हम देखें फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि T1 इक्वल टू क्या, व्हाट इज दिस mg, mg मतलब 5 kg वाला, तो T1 इक्वल टू m की जगह पर 5, g की वैल्यू अगर 10 दिया हो, 10 9.8 दिया हो तो 9.8 जितना दिया होगा कितना हो गया 50 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितनी हो गई 50 न्यूटन। दूसरे वाले का देखें 2 kg का देखें तो 2 kg के लिए क्या करेंगे बालक, हम कह सकते हैं कि T इक्वल टू देखिए ये फोर्स ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर, क्योंकि बॉडी किस में है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो T इक्वल टू T1 प्लस mg, कौन सा m 2 kg वाला, m1 m2 भी कर सकते हैं यहाँ पे। T इक्वल टू इसकी वैल्यू 50 न्यूटन प्लस m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, T इक्वल टू 70 न्यूटन। ये आ जाएगा आपका आंसर कि T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 न्यूटन और T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गलती, T की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70 न्यूटन्स या, और T की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 न्यूटन्स। ओके तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ एक लाइन याद रखना है आपको, याद क्या रखना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देन द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर वो है कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब एक चीज देखो यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी आई 70 न्यूटन्स और T की वैल्यू आई 70 न्यूटन्स, T1 की वैल्यू कितनी आई 50 न्यूटन। अब ये सोचो कि इस पर कम न्यूटन क्यों लगा इस पर और इस पर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस मास को भी ली है साथ में, इस मास के साथ साथ इस मास को भी, इस पर दोनों का लोड आ रहा है, 2 kg का भी आ रहा है और किसका 5 kg का आ रहा है, जिस वजह से इसका क्या हो जाता है, इस पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इस पर फोर्स थोड़ा कम आया क्योंकि इसके नीचे कोई मास नहीं था, ये सिर्फ ये स्ट्रिंग जो है एक मास एक लोड को क्या थी कंटेन की थी। तो जितना लोड बढ़ता जाएगा उतना स्ट्रिंग पे क्या होगा बढ़ता जाएगा, उसका फोर्स बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। या पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले FBD बनाओ, FBD बनाने के लिए उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप डिनोट कर दो, डिनोट करने के बाद उसको कैलकुलेट कर लो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा मामूली सा टफ है, टफ तो नहीं है मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये एक स्ट्रिंग ले लीजिए और इस स्ट्रिंग से मास को कनेक्ट कर दीजिए। मास कितना है √2g, कितना भाई √2g, ये इसका वेट हो गया, ठीक है, मतलब इसका मास कितना है √2। मान लिए कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरी स्ट्रिंग से भी इसको कनेक्ट कर दीजिए, एक दूसरी स्ट्रिंग से भी इसको क्या कर दीजिए आप कनेक्ट कर दीजिए, या कनेक्ट कर दिया आपने। अब चूंकि आप देख रहे हो कि इस स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग इसको क्या किए हैं कनेक्ट किए हैं, तो दोनों में क्या होगा टेंशन होगा। तो टेंशन मान लो मार्क करना शुरू कर जाओ। वही क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम टेकिंग द जी की वैल्यू 9.8 या 10, जो भी रखना होगा उसको आप रख करके कर सकते हो। तो चलिए मान लेते हैं कि इस पर जो टेंशन लग रहा था T2, इस पर जो टेंशन लग रहा था T1, राइट। अब देखिए ये जो हमारा T1 और T2 है ये किसी प्लेन में नहीं है,
एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई एक्सिस पे नहीं है, इक्विलिब्रियम करने में हमको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, हम उसको क्लियर नहीं कर सकते कि ये कितना है। ये सपोज दैट ये एंगल बना रहा है, चलिए ले लेते, मान लेते हैं ये सरफेस से 30 का एंगल बना रहा है, कितने का, 30 डिग्री का। ये कितने का बना रहा है, 60 का बना रहा है। एक 30 का बना रहा है और एक कितने का बना रहा है, 60 का एंगल बना रहा है। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब वो क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस फोर्स को, जो हमारा ये टेंशन फोर्स लग रहा था, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स में। इसको डिवाइड करेंगे इट्स 2 कंपोनेंट्स में। अच्छी तरह जानते हैं कौन सा कंपोनेंट, साइन कॉन्सेप्ट और एक कॉस कॉन्सेप्ट, ये आपने पढ़ा होगा। साइन में इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं और एक बार किसमें, कॉस में। अब प्रॉब्लम हम आपको ये चीज़ बता चुके होंगे, आप बाकी आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख भी सकते हो कि अगर इस फोर्स को हम मार डालें, ख़त्म कर दें, तो इसके 2 बेटे आते हैं, ठीक है, एक सलमान खान और एक कैटरीना कैफ। अगर जिधर एंगल बना है उधर आता है कॉस, तो क्या बनेगा बालक, T2 cos 30, और उसके अपोजिट साइड में ठीक 90 पे दूसरा फोर्स लगता है जो उस पर होती है कौन, सलमान खान, T2, दिख रहा है क्या, बहुत ऊपर हो गया, चलिए ठीक है, हटाते हैं यहाँ से, T2 sin 30। ये डिवाइड करने आ गया। अरे भाई अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है जो एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस पे नहीं है, वो क्या है, किसी एंगल पे अगर वर्क कर रहा है, कितने एंगल पे वर्क कर रहा है, किसी भी एंगल पर, थीटा एंगल पे वर्क कर रहा है, तो हम इस फोर्स को क्या करते हैं, इस फोर्स को डिवाइड करते हैं 2 कंपोनेंट्स में, एक साइन कॉन्सेप्ट में और एक कॉस कॉन्सेप्ट में। पढ़ा होगा एफ कॉस थीटा, वर्क का फार्मूला W = F × D, बट जब थीटा पे लगता है तो बोलते हैं फिर cos थीटा × D, मतलब FD cos थीटा। ये पढ़ा होगा आपने, ये बताने वाली चीज़ नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है, कि हम इस किसी भी फोर्स को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक साइन और एक क्या, कॉस। सीधा सिंपल सा वर्ड बता रहा हूँ, जिधर थीटा उधर क्या होगा, कॉस, क्या होगा, कॉस F cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, मतलब कैटरीना कैफ, सलमान खान। बस 2 पार्ट में डिवाइड कर दे भाई, T2 को मार डाल, इसके 2 बेटों में डिवाइड कर दे, एक कॉस और एक क्या, साइन। याद रहे जिधर थीटा हो उधर क्या करते हैं, कॉस को, जिधर थीटा नहीं होता वो क्या होता है, साइन। अब जल्दी जल्दी बताओ, इसको डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड कर दो भाई, T1 को डिवाइड कर दो, क्या बनेगा इधर क्या बनेगा, जल्दी बोलिए, T1 व्हाट इज दिस, कॉस या साइन, थीटा है, क्या बनेगा, कॉस 60 बनेगा, और इसी लाइन पे दूसरा जाएगा, वो क्या बनेगा, T1 sin 60। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात, बिल्कुल नहीं, इजी है, एकदम इजी है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि कैसे आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसका FBD बना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए FBD बनाते हैं, किसका बनाएंगे, पहले किसका बनाएं, T1 का बना लें या फिर T2 का बना लें, किसी का भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। F1 का बनाएं या F2 का बनाएं या T1 का बनाएं, T2 का बनाएं, बनाना तो हमें ही है। चलिए देखिए, फोर्सेस को अगर एनालाइज करिए तो FBD बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे यहीं से। ये T2 cos थीटा किसके बराबर है, T1 cos थीटा के बराबर है। लिख लीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या, वी कैन सी दिस, T2 cos 30 = T1 cos 60, है ना, बोले भाई, T2 cos 30 = T1 cos क्या मिलेगा हमको, 30 मिलेगा। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू देखिए, पुट कर दीजिए cos 30 और cos 60 की, तो T2 × cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 होती है ना जी, और T1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से आपको क्या मिला, T1 = √3 T2, इसको दिमाग में रखे रहिए,
इसको दिमाग में बिल्कुल रखे रहिए, ये कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया कि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी है, मतलब ना लेफ्ट जाएगी ना तो राइट जाएगी, ना लेफ्ट जा रही है इसका मतलब लेफ्ट का फोर्स बढ़ा नहीं है, ना राइट जा रही है इसका मतलब राइट का फोर्स नहीं बढ़ा है। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, ना ये बढ़ा ना वो बढ़ा, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर लें, एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, T2 cos थीटा, T1 cos थीटा, राइट। और ये दोनों फोर्स इक्वल है बिकॉज बॉडी एक्स एक्सिस में ना तो लेफ्ट जा रही है ना तो राइट जा रही है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, ये हम कंडीशन बनाएंगे कि दोनों फोर्सेस आपस में क्या इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें वाई एक्सिस की बात कर लें, किसकी बात कर लें, वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स कितने लग रहे हैं हमारे, 2 फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्सेस। कौन कौन से, T2 चेंज कर देते हैं, T2 sin 30 प्लस T1 sin 60। ये तो दोनों फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पर, ऊपर की तरफ दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इसका वेट mg, कौन वेट मेंटेन कर रहा है, वेट इसका mg, मतलब इस पर एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो कितना है mg मतलब डायरेक्ट लिख दूं भाई, m की वैल्यू कितनी आई है, √2g। बोलो, इसे इक्वेशन को लिखने में कोई प्रॉब्लम वाली बात। आप एक्स एक्सिस के एक बार देखा, एक्स एक्सिस पर ये 2 फोर्सेस थे, फिर वाई एक्सिस देखा, वाई एक्सिस पर T2 और T1 दोनों कॉस साइन वाले थे और उसका वेट था mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं। चलिए फिर क्या करना है, इजी है, एकदम इजी है। T2 को T2 रहने दीजिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, राइट। तो जो cos 30 की होती है वो sin 60 की होती है, और जो cos 60 की होती है वो sin 30 की होती है, अपोजिट चलता है इसका है। तो आप sin 30 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो 60 की लिखे थे 1/2। याद कर लो, ये सब याद करने वाली भी चीज़ें हैं, सब चीज़ समझ लो, याद भी कुछ कर लिया जाता है। नहीं याद करने का मन करा तो cos का याद कर, उसका उल्टा करते जाना तो sin का मिलता जाएगा। चलिए यहाँ आ जाइए, T1 sin 60 की वैल्यू जो 30 की रखे थे, √3/2 इक्वल टू √2 × 10 मिलेगा। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 कॉमन हो जाएगा हमारा, √2 को उधर भेजेंगे तो सीधे सीधे मिलेगा T2 दिख रहा है कि नहीं, T2 प्लस √3T1 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते, भेजेंगे तो मिलेगा 20√2, मिलेगा 20√2। ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। T1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दें, या T2 की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, किसी एक की वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरे की वैल्यू हमें क्या करेगी, मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं किसकी पुट करते हैं, T1 की पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करते हैं, आसान हो जाएगा। T2 को T2 रहने दीजिए, प्लस √3 रहने दीजिए। T1 की वैल्यू कितनी है, √3T2 इक्वल टू क्या है 20, इसको मिटा देते हैं अब तो हो जाएगा 20√2। कैलकुलेट कर लीजिए, T2 ये 3 और 4 सीधे सीधे लिख लें क्या, 4T2 मिल जाएगा जी, ये दोनों मिलकर के 3 हो जाएंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। इतना सिंपल कैलकुलेशन करने आएगा, नहीं आएगा तो बताना। 4T2 इक्वल टू 20√2, कट कर दो यार, T2 इक्वल टू 5√2, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√2। ये आपका आ जाएगा T2 की वैल्यू। अगर आपको T1 की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू उठा करके क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो T1 का क्या मिलेगा बताइए, यहीं से T1 इक्वल टू √3 पहले से, और T2 की वैल्यू कितना निकाले हो 5√2, मतलब क्या मिलेगा आपको 5√6। ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 2 6,
राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन इसके होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए, हम आपको हर क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आप हमसे पूछोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दिया करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।